जी लेक्चर 73A3 जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। भाईजान एसिड क्या होता है पता है आपको? सर एसिड के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जी इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, सही है सर। और क्या होता है जी एसिड इज एन प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल या ओन्ड बाय द एंटिटी जी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। भाई इसको ये लफ्ज है नहीं, पहला प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल बाय द एंटिटी, और तीसरा एज अ रिजल्ट ऑफ। ये तीन बातें एसेट के बारे में याद कर लें। कहता इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? कहता जी इज अ राइट, कहता डेट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कहता कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रिसोर्स, कहता जिसके अंदर ताकत हो कि वो फ्यूचर में आपको क्या दे, बेनिफिट दे, इकोनॉमिक बेनिफिट दे। कहते उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स। उसे क्या बोलते हैं भाई? ठीक है सर। अच्छा जी लायबिलिटी क्या होती है? कहता जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये क्या होती है? जिम्मेदारी। ये एक जिम्मेदारी है एंटिटी की, क्या? टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। भाई रिसोर्स क्या होता है जी? रिसोर्स पता है क्या क्या होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, सही है सर। और क्या रिसोर्स हो सकता है? नॉन फिक्स एसेट जितने भी आपके पास हैं जी, भाई एसेट जितने भी हैं ये आपका क्या होता है? रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्स। कहता टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या लायबिलिटी तब ही कम होती है जब हम कैश पे करते हैं, या किसी और तरह भी हो सकती है? सर आपने किसी के 100 रुपए देने थे, क्या करना था? आपने क्या किया? आपके पास कोई एसेट पड़ा हुआ था, आपने वो उसको दे दिया, वो भी 100 का था। लायबिलिटी डेबिट कितने से? और मेरे भाई फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट था, वो क्या हो गया? ओके भाई डन, सही है सर। अच्छा जी मेरे भाई कहता जी इक्विटी क्या होती है? कहता जी एसेट्स को माइनस कर दें किससे? एसेट माइनस लायबिलिटीज। ये क्या है जी अच्छा मेरे भाई इनकम क्या होती है? कहता इनकम बढ़ती है जब एसेट बढ़ते हैं, जब एसेट बढ़ते हैं, या लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं। कोई एग्जांपल दे सकता है जी? लायबिलिटीज के डिक्रीज होने से इनकम बढ़ती है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं जी बोले गवर्नमेंट ग्रांट को जहन में लेके आओ। अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, डेफर्ड इनकम डेबिट जी, और मेरे भाई गवर्नमेंट ग्रांट। ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये बातें आपको पता है, ये कर लेंगे इसका कुछ ना कुछ आप। अच्छा जी उसके बाद एक्सपेंस। कहता जी डिक्रीज इन एन एसेट जी, एक्सपेंस डेबिट, और आपने पेमेंट कर दी कैश क्रेडिट, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन भी वही बात है। ओके भाई इंक्रीज इन लायबिलिटीज, एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेएबल, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। कहता जी इनके अलावा भी अदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। कहता कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू देम। ये इक्विटी में चेंजेस की बात कर रहे हैं। ऑनर घर से कोई चीज लेके आएगा तो भैया कैपिटल बढ़ता है, इक्विटी बढ़ती है। अगर शेयर होल्डर्स अगर आप कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी का शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, ठीक है सर। और जब डिविडेंड पे कर दिया तब क्या होगा? इक्विटी कम हो जाएगी, ठीक है सर। अच्छा जी ये देखें, कहता है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज दैट डू नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्विटी। कहता है इसके अलावा बात, कहता है जी इस तरह भी हो सकता है आपकी इक्विटी पे कोई फर्क ही ना आए। कैसे? कहता है जी नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो गया, और भैया लायबिलिटी क्या हो गई जी? ये बात भी हो सकती है, ये बात ये इधर कहना चाह रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है मुतबादिल। क्या होता है मेरे भाई? मुतबादिल। अच्छा अब ना कुछ अहम बातें आपसे करनी है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा नॉर्मली ऐसे तो नहीं होता ना यार जी। इधर आए मेरे भाई, द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर। अब ये बात बहुत तवज्जो सुननी है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चैप्टर है। क्या है? एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से। कहता है द फंडामेंटल, असल में ना ये पढ़ने कहता है इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कहता जी
ये नीचे बात कहना चाह रहा है, कहता इफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी यूजफुल इस मस्ट बी रेलिवेंट एंड फेथफुली रिप्रेजेंट। ये कहना ये चाह रहा है, कहता जी जो इंफॉर्मेशन वो तब आपके लिए रेलिवेंट होगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब कहता या तो हो वो रेलिवेंट या फिर हो फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है सही सही बातें करना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना। चाहिए सर भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कब आपके लिए रेलिवेंट है? आप प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, आपके लिए रेलिवेंट बात क्या है? इस साल की इनकम और इस साल के एक्सपेंसेस। बात समझ रहे हैं? जब आपको जो चीज चाहिए, सही है, उस चीज के वो चीज आपके लिए तब फायदेमंद है जब उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी जाए। सही है, कोई बात आपसे पूछ रहा है कि मैंने मुल्तान जाना है, आप उसे कराची की बातें बता रहे हैं, ये उसके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। कहता उसके अलावा फेथफुल भी होनी चाहिए। उस बेचारे ने आपसे इंफॉर्मेशन ली, उसने कहा मैंने मुल्तान जाना है, आपने कहा इसे कहीं ना कहीं तो भेजो। सही है, तो सर ये इंफॉर्मेशन फेथफुल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन जी। कहता इट मींस इंफॉर्मेशन मस्ट हैव सर्टन खसूसियात इन ऑर्डर फॉर इट टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कहता इसका मतलब यह है इंफॉर्मेशन के अंदर ना कुछ खसूसियात होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनती है जी, तब जाके वो हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। आगे कहता था IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं जी, इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कहते हैं खसूसियात का होना जी, इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये दो बातें आपको बताना चाह रहे हैं। कहता जी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें होती हैं, आ जाएं इधर। कहता इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। कहता ये रेलिवेंट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? फेथफुल होनी चाहिए। रेलिवेंट होनी चाहिए और जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जी मेरे भाई, कहता जी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए भाई? फेथफुल होनी चाहिए। इसके बाद कहता फेथफुल प्रेजेंटेशन कब होगी? कहता जब वो कंप्लीट हो, मुकम्मल, न्यूट्रल हो, यानी फ्री फ्रॉम बायसनेस। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कहता जी न्यूट्रल का मतलब इधर लिया जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। इधर न्यूट्रल का मतलब ये है कि भैया आपने जब किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। सही है, ये मुफ्ती इनसे कोई बात पूछता है, सही है, और मुफ्ती को पता है इनके साथ मसला है, तो अब जो मुफ्ती साहब से बात पूछी जा रही है, मुफ्ती साहब को चाहिए ईमानदारी के साथ बात बयान करे, बायसनेस के बगैर। ठीक है, तीसरी न्यूट्रल और तीसरा क्या है? फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम कहता गलतियों से पाक शफाफ। जी मेरे भाई, इंफॉर्मेशन मेरे भाई फेथफुल कब होगी? कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। याद कर लें भाई, इससे रेलिवेंट अगर एमसीक्यूज आया फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से रेलिवेंट, तो 3 बातें उसमें होनी चाहिए। कितनी बातें होनी चाहिए? ये क्लास में याद कर लें भाई। जब पूछे फेथफुल प्रेजेंटेशन से बात से रेलिवेंट आपसे गुफ्तगू करे और बात पूछे, तो आपने कहना जी फेथफुल कब होगी? जब कंप्लीट हो। ये सिर्फ फेथफुल के बारे में बात है, ये रेलिवेंस से रिलेटेड बात नहीं है। ये किससे रेलिवेंट बात की जा रही है? ये 3, ये स्पेसिफिकली किससे रेलिवेंट है? कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। जी इधर आ जाएं आप, जी इधर आए। ये रेलिवेंस को पढ़ें अब आके। कहता द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज relevant financial information is capable of making a difference in the decision made by the user। कहता जितनी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी उतना ही डिसीजन के लिए क्या होगी? यूजफुल होगी, उतना ही बंदा अच्छा डिसीजन ले सकेगा। भाई बात समझे हैं कि नहीं? अच्छा जी, अगली 2 लाइंस काट दें, कोई ज्यादा वो नहीं है। कहता द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। मटीरियलिटी आगे जाके इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी होना है अभी। मटीरियलिटी का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। आगे एक्सप्लेन करता हूं जी मटीरियलिटी होती क्या है। कहता
जी आप बैठे हुए थे एक जगह पे आप बैठे हुए थे, एक बंदा आपके पास कोई खबर लेके आया, आपने कहा अच्छा यार जा टूट जा। अच्छा जी जी आप बैठे हुए थे, आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी ना, आपने कहा यार भाई अच्छा यार मुझे पढ़ने दो मेरा पेपर है। दूसरा बंदा जो था वो आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आया कोई, आप पढ़ रहे थे, आप ऐसे उठ के खड़े, आपने कहा ना कर, इस तरह आप हैरान परेशान हो गए। क्या हो गए मेरे भाई? आप हैरान हो गए, परेशान हो गए। क्यों भाईजान? वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट। मिसाल ले लें मेरे से, एग्जांपल ले लें, अभी जहन में आ गई। सर जी सुने सुने, एक दोस्त आपके पास आया, आप तकरीबन कोई 25-26 फैब को बैठे हुए हैं, एक दोस्त आपके पास आया भाई, उसने कहा यार ट्रिप पे जाना, क्या प्लान है तेरा? आपने कहा यार जा टूट जा यार, जा अपना काम कर। वो आप तो पूरा दूसरा दोस्त आपके पास आया और उसने कहा वो आई कैब का नोटिफिकेशन आप आ गया, आपने कहा है, आगे सुन आगे, आपने कहा है, आपने कहा क्या कहता है आई कैब? कहते हैं FAR1 का पेपर, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, FAR1 का पेपर 12 मार्च को नहीं 6 मार्च को होना है। ये मतलब है मेरे भाई सिग्निफिकेंस का, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। पढ़ें आप, जरा समझ आती है आपको कि नहीं? कहता इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग इट, कहता उस इंफॉर्मेशन को गायब कर दिया जाए, मिस स्टेट का मतलब है गलत तरीके से बयान किया जाए, और अब सिक्योरिंग इट कुड इन्फ्लुएंस डिसीजंस that user make on the basis of financial information about a specific reporting entity। कहता मटेरियल तब किसी चीज को कहा जाएगा जब आपको कोई बात बताई जाए, सही है, और वो गलत तरीके से बताई जाए, या फिर उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया जाए, बताया ही ना जाए, और उस वजह से आपका डिसीजन क्या है वो क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए। कहता ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं जी? ऐसी इसको कहते हैं मटेरियल। ठीक है भाई, मटेरियल और इमटेरियल में फर्क पता चला जी? मटेरियल इमटेरियल में फर्क पता चला भाई? ये एमसीक्यू आ सकता है भाई। अच्छा जी, फेथफुल के बारे में सुन लें। कहता जी फाइनेंशियल रिपोर्ट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमिना वर्ड्स एंड नंबर्स। जी कहता फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं, जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें नंबर्स भी आ रहे होते हैं और अंग्रेजी में डिस्क्लोजर्स भी आ रहे होते हैं, ऐसे ही है भैया। कहता टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंट रेलिवेंट फिनोमिना बट इट मस्ट ऑल्सो फेथफुली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ द फिनोमिना। आगे मुश्किल बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, सादा बात सुन लें जरा। कहता जी सिर्फ नंबर्स का लिख देना या अंग्रेजियां लिख देना काफी नहीं है, बल्कि उसका सही होना ये भी क्या है, ट्रू एंड फेयर होना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सही है सर? अब ना लफ्ज एक इस्तेमाल होता है सबस्टेंस ओवर फॉर्म का। सबस्टेंस ओवर फॉर्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है जी। सबस्टेंस का मतलब होता है रियलिटी, ओवर फॉर्म का मतलब होता है लीगल फॉर्म। क्या? लीगल फॉर्म। क्या मेरे भाई? जी जी नहीं भाई, जी 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 सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है रियलिटी और ओवर फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म। कहता है जी लीगल फॉर्म क्या होती है? एक घर है, सुनना भी सुनना, एक घर है जी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सासे किसी दूसरों के नाम किए हुए हैं, ठीक है सर, लेकिन असल में वो है किसके? रियलिटी में वो जिसके भी हैं वो आपको भी पता है जी। चुप चुप। अच्छा सुने भाई सुने, अगर कोई भी बंदा है XYZ है, उसने अपने इस सासे किसी और के नाम किए, लीगली इसको ऑनर कौन है? कोई और बंदा जी। वो क्या उसका नाम है, मुख्तार पता नहीं कौन था जिसके साथ से, उसे पता भी नहीं है गरीब आदमी को, और पता नहीं कितने करोड़ का उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा भाईजान ये लीगल फॉर्म, ये क्या है सर? लीगल फॉर्म। पता चले हाफिज साहब है ही नहीं कल इधर, तो चुप करो भाई चुप। अच्छा लीगल फॉर्म क्या सर? इधर लीगल फॉर्म सर जी, लीगली तो उसका ऑनर कोई और है, लेकिन उसके पीछे बैकएंड पे रियलिटी में कौन है? अच्छा जी, इसलिए मेरे भाई बात सुने, इसलिए मेरे भाई कहा जाता है
कि आपने सिर्फ लीगल फॉर्म को नहीं देखना, आपने बैकएंड पे भी चीजों को देखना है। ठीक है सर जी। अगर आपको किसी ऐसी चीज का पता है तो फेथफुली प्रेजेंट करें उसे, सही है, सही सही बातें बता दें। इसे कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू देना। क्या देना मेरे भाई? उम्मीद है कुछ ना कुछ बात समझा पाया हूं आपको। अच्छा जी, जी फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क में सारी बातें हैं। अच्छा मेरे भाई इधर आए, ये जो बात मैंने आपको अभी समझाई, टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ए डिपिक्शन वुड हैव थ्री, कितना इसके अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। अभी जो मैं आपको पढ़ा के आया, कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम। इसको जहन में रख लें। क्या करें मेरे भाई? ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अहम है। क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। लिख लें, वेरी वेरी लिख लें। थ्रेटिकली भी आ सकते हैं कि फेथफुल प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीजें जो हैं उसकी खुसूसियात क्या हैं। ठीक है सर, ओके मेरे भाई। अगली बात पढ़िएगा गुड्डू, अगली बात पढ़िएगा। कहता इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता जी किसी भी चीज की खसूसियत कब बढ़ती है, क्वालिटी कब बढ़ती है? कहता ये दूसरी बात है, ये इधर बताना चाह रहा था आपको, ये वाली बात। अब इस पे गुफ्तगू करने लगा, पहले इस पे कर ली है। इसके अंदर क्या होता है? फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, रेलिवेंस होनी चाहिए और फेथफुल होना चाहिए। फेथफुल के अंदर 3 चीजें आ गई, कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर आ गया जी। अब आ गया इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये इनहांस कब होगी? इनहांस कब होगी? जब इसके अंदर, अब ना इन दोनों की बात कर रहा है भाई। अब किसकी बात कर रहा है? दोनों की बात कर रहा है, इसकी भी कर रहा है और इसकी भी कर रहा है। ये दोनों इनहांस कब होंगी? इनकी वैल्यू कब ज्यादा होगी? 4 बातें की उसने। कहता कंपेयर की जा सके, किसी कंपेयरेबल हो, क्या हो भैया? दूसरी वेरीफाइबिलिटी। कहता जी अगर उसे वेरीफाई, उस इंफॉर्मेशन को करना चाहें तो उसको वेरीफाई भी किया जा सके। एक बंदा आता है जी, हवा में बात करके चला जाता है, आप कहते हैं भाई इसके एविडेंस क्या? कहते हैं सर एविडेंस तो कोई नहीं है। तो क्या ये क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है? नहीं ना, तो ये तो रेलिवेंट ही नहीं हुई फिर। बात समझे भाई? जी जी, हाँ जी भैया। टाइमलीनेस। कहता बात सुने, आपने किसी बंदे को भेजा, आपने उसे भेजा, आपने कहा यार ये ना जरा हफीज सेंटर में जाओ, ये जरा देख के आओ जरा इस मोबाइल का या इस लैपटॉप का रेट क्या है। अच्छा, अब सर जी वो बंदा गया और 1 महीने के बाद आपको आके बताता है, कहता सर वो ना इसका ना मोबाइल ये है, ये तकरीबन 70,000 रुपए का है और ये लैपटॉप 1.5 लाख का है। अब आपका दिल क्या करेगा? शैम्पी की एक चांटा इधर से, एक चांटा इधर से। क्यों 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 ये दिल क्यों ऐसे कर रहा है आपका? भाई ये इंफॉर्मेशन का टाइमली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई बात समझे हैं? 3 बातें आपको पढ़ा दी हैं। इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कब इनहांस होती है भाई? जब किसी के साथ कंपेयरेबल, जब उसको कंपैरिजन उसका किया जा सके, जब उसको वेरीफाई कर लिया जाए भाई, जब वो टाइमली हो। और अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक बंदा आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी सुन लें क्या होती है। एक बंदा आया, आपने वही वाली एग्जांपल हफीज सेंटर बेचा था, आप उसे कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए। वो कहता है सर जी जो लैपटॉप है ना, रुके जरा मैं जरा दोबारा जाता हूं पूछने। फिर आता है, उससे आपको बात को एक्सप्लेन ही नहीं करना आ रहा, बात को बताना ही नहीं आ रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही कोई नहीं है। इसी तरह मेरे भाई, आप अभी मैंने वो एक ना वर्किंग बनाई थी, क्या बनाई थी जी? मैंने कहा था डेट, डिस्क्रिप्शन, क्या उसका नाम है, अमाउंट आ गई, सरप्लस आ गया, प्रॉफिट और लॉस आ गया। सर ये आपने वर्किंग तो की लेकिन इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। एक आम इंसान इसको समझ ही नहीं सकता। कहता कोई भी इंफॉर्मेशन हो इस तरह की जुबान में अगले को बताएं या लिखें कि अगला आसानी से क्या कर ले, जितनी अंडरस्टैंड। इसलिए मैं आपको कहता हूं ना वर्किंग का रेफरेंस दिया करें, वर्किंग का रेफरेंस दिया करें। अच्छा, वर्किंग का रेफरेंस मेरे भाई आपने नहीं दिया, वर्किंग का रेफरेंस आपने नहीं दिया। अब सर जब आप वर्किंग का रेफरेंस नहीं देंगे तो इसका मतलब है एग्जामिनर को खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो जितना आप आसानी पैदा करेंगे अगले के लिए, उसकी आपके पेपर को चेक करने की अंडरस्टैंडिंग उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझे भाई जी? अब मुझे बता दें जरा, किसी भी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इनहांस कब होती है? बोलें, जब उसमें 4 चीजें आ जाएं। जब उसमें कितनी चीजें आ जाएं भाई? कंपेयराबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, तीसरा मेरे भाई टाइमलीनेस, चौथा
ये बातें याद हो गई भाई? जी जी, कौन सा? हाँ अच्छा, कोई नहीं, खैर है। अच्छा भाई इधर आए, इधर आए मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाए सर, नेक्स्ट आ जाए। ये एग्जांपल 1 जरा पढ़िएगा। कहता विच ऑफ द अबव एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। भाई एक एसेट को किताबों में कब रिकॉर्ड करना है आपने? नहीं, उसकी जब इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल आ गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ, ये पढ़े जरा पहली एग्जांपल। कहता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द कंपनी। ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जी, उसकी वैल्यू कितनी है भैया? 5 मिलियन, ओन एंड कंट्रोल बाय द कंपनी। जी बताएं जी, क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? दूसरी बात बताओ भाई, ओन्ड या कंट्रोल, तो बताएं ये एसेट है कि नहीं? इस एसेट को किताबों में रिकॉर्ड किया जा सकता है? अच्छा जी, किया जा सकता है ना भाई, इसकी अमाउंट भी पता है हमें इस एसेट की। अच्छा जी, दूसरा, ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स, कहता वैल्यूइंग रुपीज 100 मिलियन, कहता कंट्रोल बाय एन अदर कंपनी। जी ओ गुड्डू उठ जा जी, कंट्रोल बाय एन अदर एंटिटी, क्या ये इससे रिकॉर्ड किया जा सकता है? जी वजह बताइएगा क्यों नहीं? जी ए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, इसमें पता नहीं मसला आता है बच्चों को। कहता है हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ रुपीज 12.5 मिलियन। भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं, क्या कंपनी इनको कंट्रोल कर सकती है? कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सही है। उनको आप क्या कहते हैं, सैलरी दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोल तो नहीं है ना, वो आज छोड़ के चले जाएं, सही है जी। नहीं, बेशक एग्रीमेंट हो जाए, इंसानों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी जी बिल्कुल, इंसानों का कंट्रोल, आपने एक एम्प्लॉय को 3 साल लगा के क्या किया जी, ट्रेन किया, आप वो छोड़ के चला गया, आपका कंट्रोल नहीं है जी। हाँ, मौत भी आ सकती है, बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई जी, पेपर के करीब इस तरह के ख्यालात अक्सर आते हैं बंदे को, वैसे तो हर हालत में याद करना चाहिए। अच्छा तनवीर साहब, आपने बोला कि सर एग्रीमेंट कर लें 2-3 साल का उसके साथ। भाई इस तरह के एग्रीमेंट आप लॉ पढ़ रहे होंगे, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। क्या होते हैं? मैंने भी नया लव सीखा, मैंने कहा बोल दूं। अच्छा जी, चले मेरे भाई, कहता वर्कफोर्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ऑन वर्कर्स। ठीक है, बस इतना आगे पढ़ लीजिएगा। However, in case advance salaries have been paid, the entity has present right to future services from the workforce। सही है। कहता ये कंपनी ने क्या, कहता ये आप प्रीपेड, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे किताबों के अंदर, सही है। कहता अब तीनों बातें पूरी होंगी तो वो क्या, उसका नाम एसेट बनेगा ना। इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन क्या उसका नाम है? अच्छा, जो इंप्लॉयज होते हैं वो कंपनी का रिसोर्स तो होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो रिसोर्स हैं, लेकिन मेरे भाई उनको कंट्रोल चूंकि नहीं किया जाता, इसलिए वो एसेट की डेफिनेशन को फॉल नहीं करेंगे। ओके, ये ऊपर वाला फिर अब मेरा नहीं ख्याल इसमें कितना मसला होगा आपको, ये एक दफा पढ़ाइएगा, मैं इंशाल्लाह सुबह पढ़वाऊंगा आपको, ठीक है। ये वाला कभी भी ह्यूमन नहीं, एसेट नहीं बन सकता जी। जी क्या भाई? जी हम आपके कंट्रोल में होना जरूरी है जी, जरूरी है। FAR 2 में जाके आप इंशाल्लाह कंट्रोल की बहुत उम्दा डेफिनेशन पढ़ेंगे कंसोलिडेशन के अंदर जी। इधर आप आए सर, ये एग्जांपल नंबर 2, फिर आपका होमवर्क क्या, ये घर से करके आइएगा। अच्छा मेरे भाई, इन एग्जांपल्स को इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपने घर से एक दफा देखा नहीं है, रट्टा नहीं लगाना। अभी नहीं भाई, इस तरह नहीं है। अच्छा, अब ना मैंने आपको 4 चीजें बतानी है, और आसान है, आज सिर्फ ज्यादा बातें नहीं करनी, छोटी मुख्तसर सी बातें करनी है, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह MCQs करने के काबिल हो जाएंगे, और कुछ थ्योरी लिखने के भी थोड़े बहुत काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। सर मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजरमेंट का मतलब एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है मेजरमेंट। भैया रिकॉग्निशन और मेजरमेंट में क्या होता है, फर्क होता है। क्या फर्क होता है बताया कई दफा। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट में एसेट को किताबों में रिकॉग्नाइज कर लो जब वो क्राइटेरिया क्या कर ले, मीट कर ले।
किस अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड करो, किस अमाउंट पे उसे क्या करें, रिकॉर्ड करें। ये अमाउंट की बातें होती हैं, इधर इधर क्राइटेरिया की बातें होती हैं। दोस्त को बताया था आपने ये? अच्छा, और ये क्या होती है जी, मेजरमेंट क्या होती है? इसका ताल्लुक बच्चों किसके साथ होता है जी? अमाउंट, किस अमाउंट पे करना है। अब सुनिएगा जरा, कहता मेरा ख्याल अजान हो रही है, नहीं सर टाइम ही नहीं हुआ सर, सवा चार होती है। कहता एलिमेंट रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता आर क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। बिल्कुल सही बात है, मॉनेटरी का मतलब है पैसा लक्ष्मी। कहता दिस रिक्वायर्स द सिलेक्शन ऑफ अ मेजरमेंट बेसिस। कहता बात सुने जरा, कहता अब ये देखना पड़ेगा कि इसको मैयर कैसे करना है। क्या मेजरमेंट बेसिस क्या है? कहता मेजरमेंट बेसिस इज एन आइडेंटिफाइड फीचर। कहता फॉर एग्जांपल, कहता चार तरह से आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, मैयर। कहता हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, फुल और फुलफिलमेंट वैल्यू। ठीक है सर जी, आगे आगे इनकी वजाहत है जी। जी मैं बताता हूं, चार ही होती। कहता मेजरमेंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। जी सबसे पहले इधर आए और पढ़ें हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। जी इधर से नहीं पढ़वाऊंगा, समरी से पढ़वाऊंगा मैं जी। इधर आ जाए जी, इधर लिखें जी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जी भैया, ये समरी को आपने जरा गोल के पीना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है सर जी? देखें आज है जी आज क्या तारीख है, 2 फेब 2024। आपने 3 साल पहले एक एसेट खरीदा था, आपने 3 साल पहले एक एसेट खरीदा था, उसकी कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जांपल जी 5 लाख रुपया। ये है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कहता था कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर और क्रिएट द एसेट प्लस ट्रांजैक्शन प्राइस। जी मेरे भाई, कंसिडरेशन पेड का मतलब है आपने 5 लाख रुपया पे किया, और भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी उसके ऊपर? 10,000 रुपया। 5 लाख और भैया ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी भाई? चीज को लेके आने का खर्चा वगैरह जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है चीज को लेके आने का खर्चा वगैरह। आपने प्लान लिया ना 5 लाख का, चीज को लेके आने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी। सही है सर जी। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 5,10,000। कहता लायबिलिटी द कंसिडरेशन रिसीव्ड टू इनकर और टेकन द लायबिलिटी माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लायबिलिटी सुनना इधर, आपने 5 लाख का क्या कर लिया? लोन लिया। क्या ले लिया मेरे भाई? 5 लाख का। उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई। सही है सर जी। उस लोन को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है, कहता इसको अब क्या करना है, इसमें से भाई एक बात याद रख लें, नहीं असल में लायबिलिटी आपकी 4,90,000 है। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है ना? बैंक से सर आपने लोन लिया सर? जी जी हाँ जी, एक्सपेंस सही कह रहे हैं आप सर। बैंक से लोन लिया और 10,000 लग गए सर उस लोन में लेने जी। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने तो उसको 5 लाख देना है ना वापस। जी, वो कुछ और चीज है। वो जितने का लोन है वो कुछ और चीज होती है, इसके अंदर और भी कुछ 2-3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं भाई जी। इधर इधर होगा, इधर होगा। ठीक है जी। कैपिटलाइज हो रहे हैं यहाँ पे तो जी सुने भाई सुने, इधर कैपिटलाइज हो रहा है। इधर भी आपको सही पता चलेगा FAR 2 में जाके, जब आप पढ़ेंगे मेरे भाई IFRS 9। बस फिलहाल के लिए एक मिनट गुजार, फिलहाल के लिए एक नोट लिख लें, हिस्टोरिकल कॉस्ट जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसी के आगे लिख लें, इसी के आगे लिखना है। एसेट के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन या इसके साथ लिंक कर लें। एसेट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करते हैं, और लायबिलिटी के अंदर, इधर पानी पड़ा यार, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करते हैं? एसेट में ऐड करते हैं, लायबिलिटी में क्या करते हैं जी? क्या करते हैं भाई? ये बात याद रख लें, ठीक है भाई। लोन को एक्वायर करने पे आपका जो खर्चा हुआ ना,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हमने तो उसको पूरी तरह से वापस करनी होती है किसे? बैंक को। वो कुछ और चीज़ है ना दरमियान में, वो दरमियान में कुछ और चीज़ है, इधर बता नहीं सकता पूरी वर्किंग करके। अच्छा जी भाई। शुरू में 490 पे, फाइनेंस कॉस्ट करते 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 वो अमाउंट टू सेंड पे चली जाएगी, कमिटमेंट फी जो थी उस लेवल तक चली जाएगी जितने का लोन होगा। ठीक है, IFRS 9 में पढ़ेंगे आप जाके इंशाल्लाह ये। अच्छा जी, किसके अंदर भाई? हाँ हाँ, वो कुछ और है, वो वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो शेयर पे है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर प्रीमियम डेबिट। असल में उतनी आपकी लायबिलिटी नहीं है ना, लायबिलिटी 4,90,000 की है। जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालेंगे तो एसेट में बस ऐड कर दें और लेस इसमें कर दें। अभी ना मैं आपको पूरा टेबल शेबल नहीं बना के दिखा सकता, अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना आपके पास। अच्छा सर, इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं। कहता है ये पास्ट ट्रांजैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहां से मिलती है? जो पास्ट में 2-3 साल पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की होगी। कहता रिफ्लेक्ट्स कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इसके अंदर आपने ये नहीं देखना मेरे भाई कि इस टाइम पे मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है फलां, ये बस एक दफा जो ले ली वही आपकी क्या है, बोलें कॉस्ट। ठीक है सर, अगर एसेट पुराना होता जाता है तो भाई उसके ऊपर क्या होती है? डेप्रीसिएशन होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। रिफ्लेक्ट कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ, इसका ये मतलब है जी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे ना। अच्छा, एंट्री, इसको एंट्री वैल्यू भी कहते हैं। पेपर में एक MCQ आता है, कहता जी कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको एंट्री वैल्यू के नाम से भी मुखातिब कर सकते हैं? याद कर लें इसको। फिर एक लफ्ज आता है एग्जिट वैल्यू, वो अभी आगे आएगा। कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल आर नॉट रेलिवेंट। ये 4 चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी मेरे भाई? थोड़ा स्किम करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? कहता जी वो कौन सी मेजरमेंट बेसिस है जिसमें डिस्पोजल के टाइम ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है? जी बताएं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में एडलेस नहीं होती ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा बस इसको थोड़ा सा क्या कर लें, 4 बातें हैं इसके अंदर। इसको सबसे अहम बात है एंट्री वैल्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंट्री वैल्यू भी कहते हैं। डिस्पोजल के टाइम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाएगी। कौन सी मेजरमेंट बेसिस है भाई? और ये पास्ट ट्रांजैक्शन से आती है। किससे आती है? आगे है जी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के बारे में तो आप मुझे बता देंगे जी। फेयर वैल्यू हमने 2-3 जगह पे पढ़ी है, IAS 16 में भी पढ़ी थी। सेलर और बायर दोनों नॉलेजेबल पार्टीज हों। क्या हों जी? बेचने वाले को भी चीज के बारे में पता हो, लेने वाले दोनों नॉलेजेबल बंदा और दोनों विलिंग हो जी। कहता था प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी सेलर और बायर की बात कर रहे हैं। कहता एट द मेजरमेंट डेट, कहता जिस दिन ये ट्रांजैक्शन की जा रही है, जिस दिन क्या किया जा रहा है, लायबिलिटी पढ़ लें। बिल्कुल उसका उल्टा यार, बिल्कुल क्या है? कहता था प्राइस दैट वुड बी पेड और ट्रांसफर लायबिलिटी, बिल्कुल उसका उल्टा है। सही है, इधर आए जरा। सबसे अहम बात कहता ये एग्जिट वैल्यू होती है। क्या होती है? फेयर वैल्यू क्या होती है? एग्जिट वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल होती है ना कि आज एसेट जो है किस अमाउंट पे है, ये एग्जिट वैल्यू के नाम से इसे मुखातिब किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। कहता जी ड्राइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। कहता जी इसके अंदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जिस दिन आप चीज को मेजर कर रहे हो, आपने 3 साल पहले चीज खरीदी है, लेकिन भैया आप अब चीज मार्केट क्या होगी? अपडेट हो गई है। क्या हो गई है? इसके अंदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? कहता है रिफ्लेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट अजम्पशंस। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? बायर एंड सेलर की बात कर रहे हैं। बायर सेलर की बात कर रहा है भाई। कहता जी रिफ्लेक्ट, कहता अजम्पशंस क्या होंगी? कहता एक बंदा कुछ और सोच रहा, एक बंदा कैसे, ऐसे नहीं होता।
कहता बायर और क्या उसका नाम है जो सेलर है वो दोनों क्या होंगे जी, दोनों नॉलेजेबल पार्टीज हैं, दोनों क्या हैं जी। अच्छा जी, और ये assumptions चेंज भी होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है, फेयर वैल्यू के अंदर। कहता जी इसे एग्जिट वैल्यू कहते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट ऑन एक्विजिशन एज वेल एज ऑन डिस्पोजल। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इधर आए, ये है जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्या ट्री बना लेते हैं ना इसका जी। सर जी हिस्टोरिकल कॉस्ट में रेलिवेंट है, हिस्टोरिकल के लिए ये रेलिवेंट है कि नहीं? कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, कब रेलिवेंट नहीं है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर रेलिवेंट कब नहीं है? एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, नॉट रेलिवेंट। क्या सर? समरी बना लें बच्चों मेरे साथ जी। एमसीक्यूज आते हैं पेपर में ना, तो पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं जी। आप फेयर वैल्यू में बताओ जी, फेयर वैल्यू लिखो जी, नॉट रेलिवेंट, नॉट। भाई फेयर वैल्यू का मतलब ही फेयर वैल्यू है यार, उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आने की जरूरत ही नहीं है, बस बात खत्म। सही है, इतने की चीज है, इतने की है, बस इतनी लाइबिलिटी को देखना तो इतने की लाइबिलिटी है, बात खत्म। हाँ जी, किस बेसिस पे? एक बेसिस चूज करनी पड़ती है। हाँ जी, आपको एक सवाल आएगा, कहेगा जी इस चीज की कॉस्ट निकाल के दें हिस्टोरिक मेथड में, फेयर वैल्यू में, और दो और भी हैं। अब एक एग्जांपल भी करते हैं। नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट किसके लिए? ना तो एक्विजिशन में और ना ही एक्विजिशन एंड बोलें जी, ठीक है। और मेरे भाई ये क्या होती है, ये क्या होती है बोलें? नहीं, एग्जिट वैल्यू कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एंट्री वैल्यू किसे बोलते हैं? हिस्टोरिक। शाबाश शाबाश, इधर ही याद कर लें, मेरे साथ ही याद कर लें। वैल्यू इन यूज आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, और फुलफिलमेंट वैल्यू भी कहते हैं। IS 36 याद करो जी। क्या क्या क्या? यस सर, क्या? वैल्यू इन यूज कहते हैं, आज अगर एसेट को बेचू ना, बल्कि इसको इस्तेमाल करता रहूं, एसेट को इस्तेमाल करने के बाद इससे कितने पैसे रिकवर की, कैश कितने, हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अगर एक एसेट को 4 साल के लिए इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद इस एसेट की आज प्रेजेंट, इस एसेट जो पैसे, इस एसेट से जो पैसे रिकवर होंगे उन वैल्यू कितनी है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? द प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की? ऑफ कैश फ्लोज या अदर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव। एक्सपेक्ट का लफ्ज क्यों लिखा है? एंटिटी को पता नहीं है, जाहिल है भाई, फ्यूचर है, फ्यूचर। कहता फॉर यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल, इसके अंदर डिस्पोजल भी शामिल होता है ना। लाइबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी ऑब्लाइज का मतलब इतने देने पड़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्लाइज का मतलब इतने देने, लिख लो उर्दू में, इतने मुफ्ती तुम भी लिख लो यार, लिख ले कि बंदे रखे हैं तुमने लिखने के लिए। अच्छा इधर सुने मेरे भाई, सुने। वैल्यू इन यूज के बारे में कुछ बातें आपको पता है? जी सर। वो डिस्काउंट फैक्टर, ये वो, उसके अंदर वो अजम्पशंस इंक्लूड होती हैं, कौन से वाली बताएं? नहीं भाई, जैसे जब आप रेट को सिलेक्ट करते हैं, एंटिटी स्पेसिफिक रेट सेट जी, प्री, इस तरह की बातें, ये तो खैर उधर की रेलिवेंट है, इधर पढ़ें। कहता है डिराइव्ड यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड, क्या मेरे भाई? तो यही बात हमने सेम किधर पढ़ी थी? फेयर वैल्यू में। आगे चेंज है, कहता रिफ्लेक्ट एंटिटी स्पेसिफिक अजम्पशन। उधर कौन सी अजम्पशन थी? मार्केट पार्टिसिपेंट की। इधर सिर्फ किसकी अजम्पशन है? एंटिटी की। आपको याद है एंटिटी स्पेसिफिक रेट लेते थे आप? याद है बच्चों? याद है ना? याद रखना यार, अभी एमसीक्यू आ सकते हैं पेपर में। एंटिटी स्पेसिफिक रेट होता है इधर, एंटिटी इधर दोनों की नहीं चलती, दोनों की नहीं, इधर किसकी? सिर्फ एंटिटी की अजम्पशंस।
कहता इसको एग्जिट वैल्यू कहते हैं। ये तो सेम हमने पढ़ा किधर, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में। कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन एक्विजिशन आर नॉट रेलिवेंट, हाउ एवर, अब आपको पता, अब याद होना चाहिए, हाउ एवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन डिस्पोजल, जी IS 36 में अगर कहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं जाके, चौथे साल के बाद एसेट हमारा इतने का बिक जाएगा, उसको इंक्लूड करते थे कैश फ्लोज के अंदर। तो क्या उसूल बना भाई, तीसरे का उसूल क्या बना, ओहो तीसरे का उसूल क्या बना, तो बेटा पहले तुमने देर करवाई है, इधर देखो और चुप, हाँ इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, देखे जी सेल प्रोसीड्स, जी मेरे भाई इधर तीसरा क्या है बोलो, वैल्यू इन यूज है सर ये तो, वैल्यू इन यूज, क्या भैया वैल्यू इन यूज इसके अंदर नॉट रेलिवेंट, किस में टाइम ऑफ एक्विजिशन, नॉट रेलिवेंट मेरे भाई एट टाइम ऑफ, लेकिन रेलिवेंट किसके लिए है, डिस्पोजल के लिए सर, बट रेलिवेंट फॉर, बट रेलिवेंट फॉर डिस्पोजल। ओके सही है भाई, इसको एंट्री वैल्यू कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को, इसे क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू को एग्जिट, और इसे भी, ये जरा फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर की बातें जो कर रहा है, ये पुरानी बातें कर रहा है ये वाला, इसमें जो अजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं, इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की हैं, इसमें एंटिटी स्पेसिफिक हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आपको बता दिया। करंट कॉस्ट पे आ जाए जी, करंट कॉस्ट पे आ जाए मेरे भाई। कहता द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट, इक्विवेलेंट एसेट का मतलब इसी तरह का एसेट, जी जी बिल्कुल। कहता डेट वुड बी पेड एट द मेजरमेंट डेट प्लस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जी सुनना जी, कहता इसी तरह का एसेट, जिस तरह का हमारा एसेट है, 2-3 साल के बाद, कहता इसी कंडीशन का एसेट, इसी तरह का एसेट, सही है, अगर उसकी वैल्यू हम देख लें, सही है, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट कॉस्ट बोलते हैं, कि इस टाइम इस एसेट की कॉस्ट तकरीबन कितनी है, खसूसियात सेम होनी चाहिए, ठीक है सर। लायबिलिटी में भी तकरीबन यही बात है, द कंसिडरेशन दैट वुड बी रिसीव्ड फॉर एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी, कहीं और भी अगर कोई लायबिलिटी है उसी तरह की, तो उसकी वैल्यू को देख लिया जाएगा इक्विवेलेंट। इधर किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, इक्विवेलेंट का। आइए जरा खसूसियात पढ़ लें। कहता डिराइव्ड यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड, ये बात हमने तीनों में पढ़ ली है, ये बात हमने तीनों में पढ़ी है, हिस्टोरिकल के अलावा बाकी तीनों में। कहता रिफ्लेक्ट प्राइसेस इन मार्केट इन विच एंटिटी वुड एक्वायर द एसेट और इनका, कहता रिफ्लेक्ट प्राइस, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चेंज होना, जी रिफ्लेक्ट्स हो जाना, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, चेंज होना, जी। कहता इन मार्केट विच एंटिटी, इन विच एंटिटी वुड एक्वायर का मतलब है लेना एसेट, द और इनकर लायबिलिटी, ठीक है सर। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ अब हम अपने एसेट को नहीं देख रहे बल्कि किसी और एंटिटी की, जारी सी बात है एसेट को देख रहे हैं ना, इसी तरह का एसेट, अगर भाई हमारे पास भी एसेट होता तो फिर तो मसला ही ना होता, फिर जी हाँ जी कितने पे। तो भैया इधर इस बात को याद कर लें कि इन मार्केट रिफ्लेक्ट प्राइस इन मार्केट, के मार्केट में इस तरह के एसेट की कितनी अमाउंट लग रही है। ये अब अजम्पशन जो होंगी वो हमारी होंगी भाई, नहीं मार्केट की होंगी, किसकी होंगी, आगे आ जाए भाई। ये वाली बात हमने एंट्री वैल्यू किसके बारे में पढ़ी थी, इसका मतलब है एग्जिट वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू के केस में है और वैल्यू इन यूज। एंट्री वैल्यू के बारे में बता दें, हिस्टोरिकल और करंट, क्योंकि ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा ना, फ्यूचर की बात नहीं इसमें, नहीं फेयर वैल्यू को सादा बात करूं तो जी हाँ जी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है जी, और ये जो है ये आज की बात कर रहा है, और हिस्टोरिक का मतलब है तारीखी बात कर रहा है जी, पास की बात कर रहे हैं, बात समझे बच्चों। कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल आर नॉट
यही बात हमने किसके लिए पढ़ी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट टाइम ऑफ जी आर नॉट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल नॉट रेलिवेंट, यानी मेरी बात सुनिएगा जरा बच्चों, इसके खसूसियात, बात सुनना, मुफ्ती चुप हो जा, तेरे टेप लगा देनी है मुंह में। कहता जी चुप हो जाओ, मेरा गला सूख चुका है इस टाइम, वो आवाज नहीं आ रही जी। नहीं चुप, रेस्ट करता हूं मैं, चुप हो जा, जब करना होगा तुझे बता दूंगा जी। चौथा क्या है मेरे भाई? करंट कॉस्ट की जो हरकत हैं ये किससे मिलती जुलती हैं? हिस्टोरिकल से। किससे मिलती जुलती हैं भाई? हिस्टोरिकल कॉस्ट से मिलती हैं। इसको एंट्री वैल्यू भी कहा जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी एंट्री वैल्यू कहा जाता है जी। इसके अलावा भाई इसके अंदर भी जी हाँ जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसी को कहा जाता है। अच्छा मेरे भाई, इसके अंदर भाई सेम एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी नहीं, बल्कि नहीं, इस तरह नहीं, कंफ्यूज ही ना कर दें कहीं जी। इसके अंदर भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है किस में? किस में? यानी इसका मतलब है रेलिवेंट है किस केस में? रेलिवेंट है किस केस में बच्चों? एक्विजिशन में। इधर भी एक्विजिशन में रेलिवेंट है। जब आप एसेट को देखिए, मेरी बात सुनिए, जब एसेट नहीं आते है तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते जी। बोलें, चीज को लेके आने का खर्चा तो करंट में भी देखेंगे उसे, और मेरे भाई उस हिस्टोरिक में भी देखेंगे, ना फेयर वैल्यू में देखेंगे ना वैल्यू इन यूज में देखेंगे। बात समझ आई जी? अच्छा जी, इसको अब याद करना पड़ेगा जी मेरे भाई। अब आप इधर आए, जरा इधर आए। अच्छा, और ना मुझे नहीं बस नहीं, एग्जांपल सॉल्व करके दें। एग्जांपल अदील लिमिटेड वाली एग्जांपल सॉल्व करें, फिर पता चलेगा बात समझ आती है कि नहीं। अदील लिमिटेड वाली एग्जांपल सॉल्व करके देनी है आपने जी। अदील लिमिटेड ने मशीन ली है मेरे भाई, कहता विच इट परचेज 2 साल पहले फॉर ₹2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000, 5 साल यूजफुल लाइफ है। कहता द मशीन कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹1 लाख, बट देयर वुड बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपया। जल्दी बताना है भाई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है जी? बेचने की कॉस्ट है। चीज को पकड़ के उससे क्या कहते हैं? तोड़ने फोड़ने की कॉस्ट जी मेरे भाई जी। बताएं जी। कहता अब बात सुने, कहता मेजर द मशीन यूजिंग डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस। आए इधर, हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है जी? कॉस्ट लेते हैं और एक्यूमुलेटेड इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपके पास नहीं, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना 10,000, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती भाई। अच्छा आगे आए, फेयर वैल्यू क्या होगी? बोले जी। कहता फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, ये एग्जिट प्राइस है। क्या है? विदाउट डिडक्टिंग कॉस्ट टू सेल जी। देख लें फेयर वैल्यू के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट है? नॉट रेलिवेंट किसके लिए? नॉट रेलिवेंट फॉर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगली बात कहता वैल्यू इन यूज कैसे आनी है, ये आपको पता है। ये देखें इधर, ये आपको पता है। कहता था कैश फ्लोज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मशीन आर एस्टिमेटेड टू बी 50,000 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी 50,000 पहले साल के, दूसरे साल भी 50,000, और आखिरी साल में कितना भाई? 40,000। कितना? और 10% डिस्काउंट रेट है। ये देखें जी, इसी तरह लगता है। ये आपके पास क्या आ गई? इसके अंदर मेरे भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट
कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आगे आ जाए जी, कॉस्ट ऑफ न्यू, ये अब आ जाना है आपने किसके अंदर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में देखें, कहता टू रिप्लेस द करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कहते हैं, टू रिप्लेस द मशीन विद द न्यू वर्जन वुड कॉस्ट 2,20,000। इसका मतलब है अब हिस्टोरिकल कॉस्ट में 2 लाख लिखा था, इधर कॉस्ट में कितना लिखना है, 2,20,000। कहता फिर इस तरह के एसेट को जब आप डेप्रीशिएट करेंगे तो 2,20,000 को बेस बनाएंगे, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आई। कहता अब आपने ऐसे नहीं करना कि डेटा कॉस्ट का दूसरे एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन अपने की करें जी। तो अब बताएं कितनी आ गई है, 1 लाख कितनी मेरे भाई। कहता था रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ न्यू मशीन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, न्यू मशीन है। कहता एंड नीड्स टू बी एडजस्टेड फॉर 2 years यूजेज। कहता अगर इसी तरह की मशीन 2 साल हम इस्तेमाल कर लें, है नहीं, तो कहता उसकी करंट कॉस्ट कितनी होगी, रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है। बात समझे हैं भाई, हैं ये कहना चाह रहा है। कहता ये है नई मशीन, ये वाली। कहता लेकिन आपने तो कंपैरिजन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, आपने तो अपने वाले एसेट के साथ इसका मुआवजा करना, कंपैरिजन करना। कहता अगर ये एसेट आपके पास होता, 2 साल इस्तेमाल हो गया होता, तो आपने कितना डेप्रिशिएट कर लिया होता। जी आज खड़े होके कर रहे हैं ये, आज अगर एसेट होता तो कितना इस्तेमाल हो चुका होता, आज खड़े होके। ये रेजिडुअल वैल्यू की बात कह रहे हैं जी। हाँ जी, आज वही वो जो रेजिडुअल वैल्यू में पड़ा था ना, इसमें सर ये 1,32,000 से इसमें हुआ है कि 2,20,000, ये है इसकी वैल्यू भाई 1,32। हिस्टोरिक सॉरी करंट कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा यार, ये बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़वाऊंगा, 5 मिनट दे दीजिएगा और इधर आए जरा जी। अल्लाह हाफिज, मैं अभी अल्लाह हाफिज करता हूँ, आपको बहुत जल्दी है घर जाने की। आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल इन जी। रिक्शा आया आपका, 1 मिनट रुको जरा जी। रिक्शे वाला आ गया आपका जी, फिर जी हैं, टाइम तो रोजाना होता है बच्चे, चपेटा तो नहीं खानी मेरे से, नहीं होमवर्क नहीं होगा, आप नहीं करेंगे। अच्छा जी अच्छा ये सवाल कर दें, 5 मिनट दे दें बस। कहता वैल्यू द मोटर व्हीकल एट ₹8,64,000। चुप हो। कहता बेस्ड ऑन द सेल प्राइस ऑफ अ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ सोल्ड टुडे। ये बताओ ये क्या है जी भाई, ये क्या है। कहता मोटर व्हीकल है जी 8,64,000 की, बेस्ड ऑन सेल प्राइस ऑफ अ सिमिलर मोटर। भाई अभी करके आए हैं सवाल इस तरह के भाईजान, रिप्लेसमेंट सिमिलर वाली बातें कर रहे हैं ना। हाँ जी, करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बातें कर रहे हैं। कहता वैल्यू द मोटर व्हीकल इतनी 1235 बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल व्हेन परचेज 2 years अगो। ये तो पास की बात कर रहे हैं भाई, जब टुडे की बात करेगा इसका मतलब करंट। बेटा जुगाड़ जी सही है, ये हिस्टोरिक है, ये वाली हिस्टोरिक जी मेरे भाई। ये क्या है गुड्डू, करंट कॉस्ट, सॉरी। कहता वैल्यू द मोटर व्हीकल एट ₹1,481,000 बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर मोटर। करंट कॉस्ट है सर जी इफ परचेज्ड टुडे। इफ मेरे भाई ये वो नहीं है ना, ये गलत हो गया, वो इफ सोल्ड टुडे था वो। इफ सोल्ड टुडे वही सही है तो फिर जी मेरे भाई। इधर आए, ये है मेरे भाई रियलाइजेबल, सॉरी ये। अच्छा, और ये जो होती है ना ये वाली, ये सोल्ड का लफ्ज इधर लिखा था, क्या था, जिसके साथ सोल्ड का लफ्ज आता है ना, इसे कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल। वो सोल्ड का लफ्ज लिखा है, क्या लिखा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर एक्वायर किया जाए जी भाई, इधर लफ्ज है परचेज का, किसका लफ्ज है, तो परचेज के लिए करंट है ना, करंट कॉस्ट होगी, करंट होगी, ये करंट नहीं है। इसका नाम याद कर लें, ये क्या होती है,
के रियलाइजेबल अमाउंट, वो आप पढ़ के नहीं आए बेटा उसमें एनआरवी में, ये वो वाली है। अगर एसेट को बेच दिया जाए जी जी करवा, अब तुम कह रहे हो रिवाइज कराओ, फिर मैंने 15 मिनट लगा देने हैं, फिर कल करवा देना। कहता वैल्यू द मोटर व्हीकल एट रुपीज 8 लाख, एट विच नहीं एट विच, प्राइस अ मोटर व्हीकल डीलर इज विलिंग टू परचेज जी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वाली बातें, फेयर वैल्यू भाई दोनों की मर्जी शामिल होगी ना जी। कहता लिस्ट द कंपोनेंट्स, भाई 5 होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और भैया नोट्स टू द फाइनेंशियल। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो याद रखिएगा भैया हिस्टोरिक बेसिस। कहता गिव 2 एग्जांपल्स वेयर 2 डिफरेंट बेसिस ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन और मेजर एन एसेट और लायबिलिटी। जी जरा बात सुने, 2 डिफरेंट बेसिस भाई, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। IAS 16 में आप कॉस्ट मॉडल भी इस्तेमाल करते हैं, और कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आ जाएं, दोनों इस्तेमाल करते हैं, और FIFO भी इस्तेमाल हो सकता है, EFCO भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझे भाई, ये वो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजरमेंट बेसिस। कहता जी दोबारा बताओ, वेयर 2 डिफरेंट बेसिस ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, सॉरी माजरत, जरा इन कॉम्बिनेशन का लफ्ज है भाई। अगर आपने IAS 16 पे, IAS 16 है आपका, IAS 16 नॉन करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, कुछ पे आप मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम क्लास ऑफ एसेट पे तो नहीं ना डिफरेंट हो सकती। अगर एक है जी लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा है इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके ऊपर जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर मेरे भाई कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर चाहें तो रीवैल्यूएशन भी किया जा सकता है, ठीक है, दोनों भी किया। लेकिन ऐसे नहीं होगा कभी कि लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास 4 बिल्डिंग्स हैं, 2 पे आप रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करने लग पड़े और 2 पे कॉस्ट मॉडल, ऐसा कभी नहीं होता। सेम क्लास पे सेम मॉडल का इस्तेमाल होना लाजमी है। ये क्वेश्चन 5 तो कल होगा, आज नहीं होगा। कहता डिस्क्राइब, अच्छा ये आपका होमवर्क है, लेकिन सुनते तो जाएं जरा। कहता डिस्क्राइब द मेजरमेंट बेसिस दैट मे बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई 4 है जी, हिस्टोरिकल वैल्यू, करंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। अब आपको ना एक 1.5 लाइन में इनकी डेफिनेशन भी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है सर, इधर आए जी जी। मेजरमेंट मॉडल सेम होगा ना भाई, देखें है तो व्हीकल ही ना, है तो व्हीकल ही, कलर के चेंज होने की वजह से मॉडल थोड़ी चेंज होगा, क्लास थोड़ी चेंज होगी। सबकी अलग-अलग कॉस्ट होगी, इस तरह FIFO करना है आपको होगा जी जी, FIFO नहीं इस पे लगेगा ना। इसमें इस भाई ने सही कहा, कॉम्बिनेशन का लफ्ज लिखा, तो कॉम्बिनेशन तो ये होता है ना कि आपके पास गाड़ी है, ये सेम क्लास की गाड़ी है, इस पे आप सारों पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दें, लग सकता है। और आपके पास कोई और चीज है जी, आपके पास AC पड़े हुए हैं, अब ये क्लास क्या चेंज हो गई है, इस पे हो सकता है आप रिवैल्यूएशन मॉडल ना लगाएं, इस पे इसकी इजाजत है। नहीं है तो गाड़ियां, क्लास सेम है ना भाई। अच्छा मेरी बात सुने गुड्डू, बात सुनो, इसको पढ़ के आएंगे आप, ये चारों को, इसकी डेफिनेशन 1.5 लाइन में याद करनी है, आपको याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। चलें बाकी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, कल तैयार होके आइएगा। सर सलमान से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप पहले लेक्चर पढ़ा ले, मैं बाद में, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।